डिग्री कॉलेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज अपन भूकंपों का जो वर्गीकरण है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो भूकंपों का जो वर्गीकरण है वो 3 आधारों पर किया जाता है। पहला है कारकों के आधार पर, दूसरा है स्थिति के आधार पर, तीसरा है भूकंप मूल की स्थिति के आधार पर। तो पहला जो कारण है वर्गीकरण का जो आधार है वो कारकों के आधार पर है। तो कारकों के आधार पर अगर देखा जाए तो कुछ भूकंप ऐसे होते हैं जो पृथ्वी में अंतर्जातीय बल या बाह्य जातीय बल होते हैं, उन वजह से अगर भूकंप की उत्पत्ति होती है तो उसको अपन प्राकृतिक भूकंप के अंतर्गत शामिल करते हैं। यानी कारकों के आधार पर अगर भूकंप का पहला जो प्रकार माना जाता है वो प्राकृतिक भूकंप माना जाता है। यानी वो कारण जिसमें मनुष्य का किसी भी प्रकार का उत्पत्ति भूकंपों की उत्पत्ति में मनुष्य का किसी भी प्रकार का कोई रोल या योगदान नहीं रहता है, उसको अपन प्राकृतिक भूकंप कहते हैं। एक ऐसा भूकंप आता है जो मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर कुछ अपने कार्य संपादित करता है, उस वजह से भी भूकंप अगर आता है तो उसको अपन कृत्रिम भूकंप या मानव जनित भूकंप के अंतर्गत शामिल करते हैं। प्राकृतिक भूकंप के अंतर्गत 4 प्रकार के भूकंप है उसको गिना जाता है। पहला आता है ज्वालामुखी भूकंप, दूसरा आता है भ्रंशमूलक भूकंप, तीसरा आता है संतुलन मूलक भूकंप और चौथा आता है प्लूटोनिक भूकंप। अब देखिए, पहला जैसे नाम से विदित हो रहा है, ऐसा भूकंप जो ज्वालामुखी के उद्गार या ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है, उस विस्फोट के कारण अगर भूकंपों की उत्पत्ति होती है तो उसको अपन ज्वालामुखी भूकंप के अंतर्गत शामिल करते हैं, जो प्राकृतिक भूकंपों का पहला प्रकार माना जाता है। इसका जो उदाहरण है ज्वालामुखी भूकंपों का, 1883 में काकटोआ है, तो ये जावा और सुमात्रा जो द्वीप है इसके बीच में, ये दोनों इंडोनेशिया में है। तो ये 1883 का जो काकटोआ का भूकंप है वो ज्वालामुखी भूकंप का उदाहरण माना जाता है। यानी इस भूकंप की उत्पत्ति हुई थी तो वो काकटोआ द्वीप पर जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था उस वजह से हुआ था, और इसका प्रभाव इतना विनाशकारी था कि काकटोआ द्वीप से लगभग 12,800 किलोमीटर दूर दक्षिणी अमेरिका के हॉर्न द्वीप तक इसका प्रभाव है वो दिखाई दिया था। तो एक बहुत ही शक्तिशाली जो भूकंप है वो ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण हुआ था। दूसरा जो भूकंप है वो 1968 में, जो ज्वालामुखी भूकंप का ही उदाहरण माना जाता है। 1968 में एटना ज्वालामुखी है इटली के अंदर। तो इटली का जो एटना ज्वालामुखी है उसके विस्फोट के कारण 1968 में जो भूकंप आया था वो भी ज्वालामुखी भूकंप का उदाहरण माना जाता है। ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण जिन भूकंपों की उत्पत्ति होती है उसको अपन ज्वालामुखी भूकंप के अंतर्गत शामिल करते हैं। दूसरा है भ्रंशमूलक भूकंप। जो पृथ्वी के जो भूपटल होते हैं उसमें भ्रंशन के कारण अगर चट्टानों में फेरबदल होता है, यानी जो भूपटल है उनकी चट्टानों के अंदर फेरबदल या जो उसका जो फॉर्मेशन है वो अगर चेंज होता है, उस वजह से अगर भूकंप आता है तो उसको अपन भ्रंशमूलक भूकंप मानते हैं। यानी जो भूपटल की जो चट्टानें हैं उसमें हेर फेर से या अदला बदली से अगर भूकंपों की उत्पत्ति हो रही है तो उसको अपन भ्रंशमूलक भूकंप के अंतर्गत मानते हैं। तो 2 ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो भ्रंशमूलक भूकंप के उदाहरण माने जाते हैं। 1872 में कैलिफोर्निया का भूकंप, और 1923 सगामी खाड़ी का भूकंप, जापान में। सगामी खाड़ी का पे है जापान में। तो इन दोनों भूकंपों की जो उत्पत्ति हुई थी वो भ्रंशमूलक भूकंप का उदाहरण माने जाते हैं। यानी चट्टानों के अंदर जो हेरफेर हुआ था, बदलाव हुआ, उस वजह से इस भूकंपों की उत्पत्ति हुई थी। तीसरा आता है संतुलन मूलक भूकंप। तो संतुलन जो पृथ्वी के अंदर जो एक संतुलन की व्यवस्था होती है, यानी पृथ्वी में जो भी भूदृश्य हैं वो एक संतुलित अवस्था में रहते हैं। अगर उन संतुलित व्यवस्था में अव्यवस्था हो जाती है
तो उसकी वजह से अगर भूकंपों की उत्पत्ति होती है तो उसको अपन संतुलनमूलक भूकंप के अंतर्गत शामिल करते हैं। यानी जो संतुलन की व्यवस्था होती है उसके अंदर असंतुलन होने से अगर भूकंपों की उत्पत्ति होती है तो उसको अपन संतुलनमूलक भूकंप के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे ऐसे जो भूकंप है वो अधिकांश जो नवीन वलित मोड़दार जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसके अंदर अधिकांश देखने को मिलते हैं। यानी इस तरह के जो भूकंप है वो नवीन वलित मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे इस प्रकार के भूकंप है वो ज़्यादा आने की संभावना रहती है, जिसको अपन संतुलन मतलब भूकंप के अंतर्गत शामिल करते हैं। और इसका एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है 1949 का हिंदूकुश क्षेत्र का भूकंप। हिंदूकुश का भूकंप यानी हिंदूकुश जो क्षेत्र का जो भूकंप है वो इस संतुलनमूलक भूकंप का उदाहरण है वो माना जाता है, जो नवीन वलय पर्वत क्षेत्र में देखने को मिलता है। जो संतुलन व्यवस्था होती है तो कुछ पर्वतीय जो भूभाग है ऊपर उठ जाता है, उस वजह से जो भूकंप आता है उसको अपन संतुलनमूलक भूकंप के अंदर शामिल करते हैं। अगला है प्लूटोनिक भूकंप। धरातल से अगर अत्यधिक गहराई वाले जो भूकंप है उसको अपन प्लूटोनिक या पातालीय भूकंप बोलते हैं। तो लगभग 240 किलोमीटर से लगाकर 672 किलोमीटर के बीच में अगर किसी भी भूकंप की उत्पत्ति होती है तो उसको अपन प्लूटोनिक भूकंप मानते हैं। यानी जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो उसका जो भूकंप मूल होता है वो कम से कम 240 किलोमीटर और 672 किलोमीटर के बीच के एरिया में अगर होता है तो उसको प्लूटोनिक भूकंप मानते हैं। ऐसे भूकंप आने की संभावना बहुत ही कम मानी जाती है प्लूटोनिक भूकंप की, ठीक है। तो ये भूकंप है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। दूसरा भूकंपों के वर्गीकरण का जो आधार है वो है स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? स्थिति। तो पहला है स्थलीय भूकंप। जब भूकंप की उत्पत्ति स्थलीय भाग में होती है तो उसको अपन स्थलीय भूकंप के अंतर्गत शामिल करते हैं। यानी जब भूकंप की उत्पत्ति है वो स्थलीय भाग में होती है तो उसको अपन स्थलीय भूकंप के अंतर्गत मानते हैं। बहुत सारे ऐसे भूकंप हैं जिसकी उत्पत्ति स्थलीय भाग में होती है। दूसरा होता है सागरीय भूकंप। अगर भूकंप की उत्पत्ति है वो समुद्र की गहराई में होती है यानी समुद्रीय भाग में होती है तो वो सागरीय भूकंप कहलाता है, जिसको अपन सुनामी के रूप में भी जानते हैं। ये जापानी भाषा का शब्द है। तो जब भूकंप की उत्पत्ति सागरों में होती है या जलीय भाग में होती है तो वो क्या कहलाती है? सुनामी कहलाती है। और जब भूकंप की उत्पत्ति सागरीय भाग में होती है तो उसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती है और इतनी भयानक लहरें उठती है कि उसके तट के आसपास का जो भी एरिया है उसको बहुत ही ज़्यादा वो नुकसान या विनाश करती है। तो भूकंप के मुकाबले में जो सुनामी है वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी या विध्वंसक वो मानी जाती है, तो वो सुनामी कहलाती है। तीसरा आता है भूकंप की स्थिति के आधार पर। तो पहला आता है सागरीय भूकंप, दूसरा आता है मध्यवर्ती भूकंप, साधारण भूकंप। पहला आता है साधारण भूकंप, दूसरा आता है मध्यवर्ती भूकंप, तीसरा आता है अत्यधिक गहराई वाले भूकंप। अब देखिए, जब भूकंपों का जो भूकंप मूल होता है या भूकंप के जो उत्पत्ति केंद्र होता है वो अगर 50 किलोमीटर के बीच में रहता है, यानी जब भूकंप की उत्पत्ति होती है उसकी जो गहराई होती है वो 50 किलोमीटर से ऊपर होती है तो उसको अपन साधारण भूकंप मानते हैं। यानी वो गहराई के आधार पर ऐसे भूकंप होते हैं जिसकी तुलना साधारण प्रकार के भूकंपों के अंतर्गत की जाती है। दूसरे वो भूकंप होते हैं जिसकी उत्पत्ति 50 किलोमीटर से लगाकर 250 किलोमीटर के बीच होती है, यानी मिनिमम 50 किलोमीटर और अधिकतम 250 किलोमीटर की दायरे के बीच में अगर किसी भूकंप का भूकंप मूल है तो वो मध्यवर्ती भूकंप के अंतर्गत गिना जाएगा। तीसरा वो भूकंप है जिसका भूकंप मूल होता है वो 250 किलोमीटर से लगाकर 700 किलोमीटर के बीच में होता है, तो वो अत्यधिक गहरे वाले भूकंपों के अंतर्गत गिना जाता है। तो ये जो भूकंपों का जो वर्गीकरण था उसके अलग अलग आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो कारकों के आधार पर मुख्य रूप से वापिस रिवाइज कर देते हैं। कारकों के आधार पर दो प्रकार के भूकंप होते हैं, मुख्य रूप से प्राकृतिक भूकंप और कृत्रिम भूकंप। अब इसमें कृत्रिम भूकंप वो भूकंप होता है जो बड़े बड़े बांध या जो जलाशय हैं उसकी वजह से अगर वहाँ की चट्टानों के अंदर अगर हेर फेर या बदलाव होता है तो उसको अपन कृत्रिम भूकंप या जल जनित भूकंप के अंतर्गत शामिल करते हैं, या मानव जनित जो भूकंप है वो माने जाते हैं। यानी कृत्रिम भूकंप है उसको अपन मानव जनित भूकंप भी बोलते हैं
तो जो जल जनित भूकंप है यानी बड़े बड़े बांध है उसके अंदर अथाह जल राशि भरी जाती है, और उस अथाह जल राशि के कारण अगर किसी क्षेत्र के अंदर भूकंप आता है, जैसे भारत के अंदर महाराष्ट्र राज्य के अंदर दो ऐसे भूकंप आए जिसकी उत्पत्ति का कारण माना जाता है वो जल माना जाता है या बांध माने जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक तो कोयना भूकंप 1967 का, दूसरा है लातूर भूकंप 1993 का। ये भारत के अंदर आए वो भूकंप है जो कृत्रिम भूकंपों का माना जाता है, यानी इस सब भूकंपों के पीछे जो कारण है वो जल को माना जाता है, यानी जो इस जगह पे दो बांध बने हुए थे उस बांधों में अतः जल राशि थी, उसके अंदर कुछ उस पानी की वजह से सेलों का जो फॉर्मेशन है उसके बदलने से इस प्रकार के भूकंपों की उत्पत्ति होती है। तो उसको अपन जल जनित भूकंप का उदाहरण मानते हैं, और ये कृत्रिम भूकंप का एक उदाहरण है वो माना जाता है। अगली क्लास के अंदर जब भी अपनी अगली क्लास होगी तो अपन विश्व में जो भूकंपों के प्रमुख क्षेत्र हैं उसको अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।